तो मेरा नाम था मंजू मंडल। मैं उदालगुड़ी आसाम से रहने वाली हूँ। क्लास 6 तक पढ़ाई किया हूँ। परिवार के सदस्य मेरा 3 बेटियां हैं और एक बड़ी बेटी का शादी हो चुका है। बड़ी बेटी का शादी हो चुका है और सपना कुछ भी नहीं था सर। और मेरा ये बिजनेस का पहले मेरा हस्बैंड का डेथ हुआ था, 45 दिन बाद ही मैंने ये बिजनेस देखा था। तो सर इसमें कर्जा भी मेरा लगभग 3.5 लाख रुपया कर्जा था और कर्जा का होने के बावजूद मेरा कुछ परिस्थिति बहुत खराब हो चुका था। तो मेरा धीरे धीरे परिवार अच्छा से ही चलने लगा। हस्बैंड को बीमार आया तो बीमार का ट्रीटमेंट होने लगा। उनका सुनाई दे रहा है सर? आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू बोलिए। अभी कंटिन्यू बोलिए, फर्स्ट क्लास है अभी। जी सर, थैंक यू सर। तो वो बीमार होने लगे, धीरे धीरे ट्रीटमेंट चालू हुआ। मैं ट्रीटमेंट करते गई लेकिन बाद में ऐसे पता चला कि उनका जो हार्ट में जो लीक हो चुका था, 4-5 लीक निकला था। तो लास्ट में डॉक्टर ने बोला इनका ऐसा हुआ है, आपको इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, लगातार लगभग 3 महीना रखना पड़ेगा तभी ये ठीक हो पाएंगे। तो मैंने बहुत जगह घूमा, बहुत कोशिश किया उनको ठीक करने के लिए। बच्ची भी पढ़ रही थी, दोनों बच्ची पढ़ाई कर रही थी। छोटी बच्ची उस टाइम वो मैट्रिक से फर्स्ट डिवीजन लेके वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने वाली थी। और 2 नंबर बच्ची भी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में उनका पापा ने उसको एडमिशन करवाया था। बहुत पढ़ाई ने भी अच्छी थी। इस वजह से उस टाइम में ये परिस्थिति आ गया। तो मैं क्या करूं, अभी कोई सोच मेरा दिमाग में नहीं चला। लेकिन मैंने ले जाके उनको गुवाहाटी में शिफ्ट किया RICU में, जहाँ पर फीस बोला जाता है दिन का 3,000 रुपया लगता है। तो मैंने वो फीस भी पे किया। 1 दिन 2 दिन लगातार वहाँ पर 1.5 महीना 3 महीने तक हम लोग को रुकना पड़ा। दोनों बच्ची वहाँ पर पापा को लेके वो ट्रीटमेंट के इलाज में डॉक्टर के साथ बातचीत करती थी और पापा को लेके रहती थी। और मैं आके जो ब्लॉक में कम्युनिटी रिसर्च पर्सन का काम करती थी, वहाँ ब्लॉक NRLM डिपार्टमेंट का ब्लॉक में काम करती थी। वहाँ से लगभग 4,000 4,500 ऐसे ही मेरा सैलरी होता था। वो भी महीने में कभी नहीं मिलता था, 3 महीने 4 महीने में एक साथ मिलता था। वो कम्युनिटी रिसर्च पर्सन का काम है और वो सेंट्रल डिपार्टमेंट से वो था, कोई सरकारी नहीं है, प्राइवेट जॉब था। तो गांव-गांव में जाके महिला को इकट्ठा करके उन लोग को लोन दिलाना, उन लोग को एक ग्रुप तैयार करना, ये सभी काम था उसमें। तो मैं बहुत मेहनत करती थी। वो गांव-गांव में जाती थी, उन लोग को ग्रुप तैयार करती थी और वहाँ का गोट का जो लिखना था वो एसामिस में ही लिखती थी। लिख लाख के उन लोग को ठीक करते थे। बीच-बीच में वो लोग हेल्प भी करते थे। तो बहुत सारा उन लोगों ने हेल्प किया मुझे मेरा पति का ट्रीटमेंट के लिए। कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 2,000, 1,000, 500, जिसने भी जैसे उन महिला ने मुझे हेल्प किया। लेकिन परिस्थिति इतना तक आ गया, घर में कुछ है ही नहीं था, दुकान भी बिक चुका था मेरा उनका ट्रीटमेंट के वजह से। तो बच्ची का पढ़ाई के लिए खर्चा दूं ना उनका ट्रीटमेंट करूं, मेरा हाल मैंने इस परिस्थिति में आ गया। जब करूं तो क्या करूं? तब आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी सर, क्योंकि मेरा दो बेटियां घर में थी, दोनों दाहिने बाएं दो थी। उन लोग का जिंदगी का सवाल था। और एक पेशेंट जैसे कि RCO में वो मौत का मुंह में लड़ रहे थे। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला उनका कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मेरा 2 नंबर बच्ची को बुलाया, आपका पापा का कोई गारंटी नहीं है, कब क्या होगा, लेकिन आपको ये बात मम्मी को नहीं बोलना है। तो बच्ची ने मुझे कभी नहीं बोली। मैं उसको पूछती थी क्या हुआ है तेरा पापा को, तो वो बोलती है कोई बात नहीं मम्मी, 2 दिन में पापा ठीक हो जाए। लेकिन उसके चेहरे से मुझे पता चलता था उसका पापा का क्या हाल हो रहा है। तो जब जिस दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया, दोनों बच्ची को बुलाया, बोला जे मैडम मेरा तरफ से मैंने बहुत कोशिश किया और सब ट्रीटमेंट हो चुका है, इनका इलाज भी इतना किया लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जे इनको एक इंजेक्शन है, दिन में लगभग 6,000 रुपया पड़ेगा एक इंजेक्शन का दाम, सुबह एक शाम को एक। तो उस टाइम मेरा हाथ में सिर्फ 2,000 रुपया था। तो कहीं घर भी मेरा गिरवी हो चुका था। वो घर भी बच्ची बोलती थी मम्मी कहाँ से पैसा ला रही हो, वो बार बार पूछती थी मम्मी आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, बैंक का पैसा तो खत्म हो चुका है, पापा का जो पैसा था दुकानदारी का पैसा खत्म हो चुका है। लेकिन मैं उसको बोलती थी तू पापा का ध्यान दे, पैसा के बारे में तुझे सोचना नहीं है। लेकिन जब मैंने वो घर गिरवी दे के 80,000 रुपया लेके GMC गई,
वहाँ भी सारे दिन में लगभग 5,000 6,000 ट्रीटमेंट में ही जाता था, दवाई में जाता था, फार्मेसी में भी बिल हो चुका था। तो अब क्या करूं मैं? तो उस टाइम मेरे पास सिर्फ 2,000। मैंने डॉक्टर को बोला, सर मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रही हूँ, तो ऐसे परिस्थिति मेरा है जो मेरा हाथ में सिर्फ 2,000 है। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? डॉक्टर के एक ही बात है, आपको पैसा लाना होगा तभी मैं इंजेक्शन दूंगा। तो लगभग टाइम उस टाइम 6 बजा था। तो मैंने लोकल मिनिस्टर, हम लोग का पास में ही रहते हैं, उनसे बात किया। उनको बोला, जी सर आज तक आपसे कोई हेल्प नहीं मांगा है, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे लगभग अभी 10,000 रुपया मुझे हेल्प कीजिए। तो मैं अभी, मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा हस्बैंड का ये हाल हुआ है। तो मिनिस्टर ने मुझे बोला कि 1 घंटा बाद आपका वो जीएमसी में मैं आदमी भेज रहा हूँ, मैं लोग भेज रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट जारी रखो, मैं पैसा भेज रहा हूँ। सर मैंने इतना इंतजार किया, इतना फोन लगाया उनको, लेकिन बाद में उन्होंने एक दिन एक रात तक कोई फोन भी रिसीव नहीं किया, कोई उनका आदमी भी नहीं हुआ। दूसरा दिन उनका 9 बजे उनका उसी में उन्होंने अपनी जिंदगी इस दुनिया से विदा ले लिया। तो उस परिस्थिति में एक औरत के क्या हो सकता था सर? 2 बच्ची हाथ में थी मेरा, अब इन लोग का जिंदगी मेरे हाथ में था सर। तो इस परिस्थिति से मैंने जैसे डेड बॉडी लिया, मेरा फैमिली से किसी ने हेल्प नहीं किया सर, सब डरते थे, कोई फोन नहीं करते थे, फोन करने से भी कोई नहीं उठाता था। माँ बाप ने भी ऐसा परिस्थिति किया, जब उन लोग ने देखा इसका गरीब परिस्थिति है, उन लोग ने भी छोड़ दिया। तो इस परिस्थिति से मैं गुजारी। जब उनका क्रियाक्रम हुआ उस टाइम मेरा बेटी का, बड़ी बेटी का दामाद में वो एक व्यक्ति था, वही हेल्प करता था, वही पैसा मुझे हेल्प करता था। जब जब जाता था घर में भी सामान सारे खरीद के देता था, वहाँ भी जाता था, डॉक्टर को भी वही पैसा देता था। और हमेशा बोलते थे वो कहीं ना कहीं कोई किसी का बेटा होंगे, किंतु जिंदगी में वो मेरा भगवान थे सर, मेरा भगवान जैसे मैंने दामाद मिला है बड़ी बेटी का। तो वो बोलते थे, मम्मी आप टेंशन मत लो, पापा ठीक हो जाएंगे, पैसा के बारे में कुछ नहीं सोचना। उन्होंने भी लाख रुपया खर्चा किया, कुछ असर नहीं पड़ा। तो डेड बॉडी घर में ला के उसके बाद मेरा जिंदगी का जीना कोई सहारा नहीं था। कर्जा भी 3.5 लाख रुपया हो सका था, जमीन भी गिरवी था, दोनों बच्ची का पढ़ाई बंद हुआ था। इतना अच्छा पढ़ाई करने वाली बच्ची दोनों मेरा आज यूनिवर्सिटी से निकाल कर लाऊं तो कैसे लाऊं? तो मैं सोच में ऐसी परिस्थिति पड़ गई। उस टाइम मेरा चारा कुछ नहीं था। मैंने एनआरएलएम डिपार्टमेंट का जो बॉस था उनसे बोला, सर मेरा कोई जिंदा रहने का कोई आशा नहीं है, मेरा मौत होना ही अच्छा है। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, मैडम कोई बात नहीं, हम लोग सारे स्टाफ मिलके आपको बच्ची का पढ़ाएंगे, आप उसमें मत टेंशन लो, कर्जा जो है शायद कुछ भी हो जाए, आपका जमीन बेच के वो कर्जा चुका देना, कोई वहीं भाड़ा बाकिरिया का रूम में किराया का रूम लेके रुक जाना। लेकिन मेरा एक भरोसा था, 2 बच्ची मेरा हाथ में है। तो मेरा सहेली एक थी, उसने पूछी तेरा बच्ची का क्या हाल है? तो एक दिन आई तो बच्ची भी मिनिस्टर के पास गई, एप्लीकेशन लेके 3 बार एप्लीकेशन लेके गई, क्योंकि उसका भरोसा था, उसका पढ़ाई करना था। लेकिन वो मुझे नहीं बोल पा रही थी, माँ मुझे पढ़ाओ। छोटी बच्ची जो थी उस बीच में एक दिन आंधी तूफान में वो जा रही थी। मैंने पूछा तू कहाँ जा रही है? तो वो बोल रही है, मम्मी कहीं नहीं, मैं मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ, मुझे एडमिशन का पैसा चाहिए, मुझे पढ़ाई करना है। तो उस टाइम वो माँ का हाल क्या हो सकता था जी, उसका माँ जिंदा होते हुए भी वो बच्ची दूसरे के हाथ फैलाने के जा रही है, तो उस माँ का परिस्थिति कैसा हो सकता था सर? तो बच्ची गई, लेकिन बच्ची को कोई लिस्ट में नाम नहीं आया, उसका एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा सहेली ने, उसको पता चला जैसे ऐसे परिस्थिति है, उसने फिर एडमिशन का फीस लगाई, ड्रेस दी, बैग लाई, साइकिल भी मेरा बड़े दामाद ने खरीद दिया उसको। तो वो कॉलेज तो जाती थी सर। तो उसी 45 दिन का क्रियाक्रम था मेरा घर में। तो मेरा बड़े दामाद ने पहले दिन शायद मेरा गुरु अनिल सर से उनका बिजनेस का प्लान देखे थे, उन्होंने सिर्फ मुझे बोला, मम्मी कल एक मेहमान आज जा रहे हैं मेरे साथ, हम 2-3 जा रहे हैं, आप एक काम करना, आप लोग जितने परिवार के हैं वो सारे तो वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि आज जो पापा का काम है, तो 45 दिन के सफेद कपड़ा आपको उतारना है, तो 2-4 महिला को आप इकट्ठा करके रखना। तो लगभग फैमिली का सारे थे बैठे हुए, आसपास पड़ोसी का भी महिला को मैंने बुलाया। तो अनिल सर आए, मेरा
बिजनेस को प्लान दिखाने के लिए मेरा घर में प्लान तो समझा सर। उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं है ये क्या बोल रहे थे, क्या लाखों रुपया गाड़ी मिलता है, विदेश यात्रा मिलता है, कुछ क्या क्या होता है, मुझे कुछ मेरा दिमाग ने नहीं खोजा। बाद में सर ने बोला जो एक फॉर्म है उसको भरना है। मैंने बोला क्या फॉर्म है? तो उन्होंने बोला यहाँ पर 350 रुपया लगेगा फॉर्म भरने। तभी मेरा बड़ा बेटी का दामाद ने मेरा मुंह तरफ तका और बोला मम्मी आप क्या करना चाहती हो, फॉर्म भरना चाहती हो या क्या करना चाहती हो? तो मैंने बोला क्या मजबूर हूँ, क्योंकि उसने जो हेल्प करता था, घर चलाता था, तो उसका बात भी ना मानो तो वो जिंदगी से, मेरा जिंदगी से वो भी दूर हो जाएगा शायद। मैंने ये मजबूरी में डिसीजन लिया था सर, ये बिजनेस को मजबूरी में, सही में, जे कहीं की दामाद मेरा गुस्सा ना हो जाए, उनका इज्जत कुछ नीचा ना हो जाए जिन मेहमान को लेके आए हैं। तो मैंने इस डिसीजन को लिया। तो मेरा पास सिर्फ 4000 रुपया था उस टाइम, क्योंकि मैंने वो भी सैलरी हुआ था उस टाइम, ब्लॉक से मुझे सैलरी दिया हुआ था 4000 रुपया। तो उस टाइम बच्ची का भी हॉस्टल का फीस देना था लगभग 3500 रुपया। लेकिन मैंने वहां से हिम्मत करके 1000 रुपया सर को हाथ में दिया और मैंने बोला अभी मेरा तो कोई परिस्थिति नहीं है सर, सोच समझ करके आपको मैं जवाब दूंगी। तो सर चले गए, दामाद भी चले गए। सर का फोन आने लगा धीरे धीरे, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? पैसा यहाँ से मांगती थी, वहाँ मांगती थी, कर्जा भी कोई देने लायक नहीं थे, तब कोई नहीं देते थे, क्योंकि उन लोग को पता था इसका पास अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कमाने लायक एक बेटा भी तो नहीं था सर। तो मैंने तब भी मेरे सहेली को बोला मुझे 3000 रुपया दे। तो वो बोलती है क्या करेगी? मैंने बोला ऐसे ऐसे बिजनेस से लाखों रुपया मिलता है यहाँ से। वो बोलती है मरने का जगह कहीं नहीं मिले, ऐसे भी मर चुकी हो और फिर फंसना चाहती हो, कुछ कंपनी में देखा है यहाँ पर कंपनी क्या क्या हो रहा है? मैंने बोला वैसा कुछ कंपनी नहीं है, ये कंपनी कपड़ा खरीदने का है, मुझे यहाँ से एक साड़ी का पैकेज लेना है, मुझे इसमें काम करना है, मुझे कुछ लग रहा है यहाँ से कुछ हो पाएगा। तो मैंने जैसे उसको बोला तो वो बोला 3000 रुपया उसने निकाल के दिए और बोली मैडम लेके जा, तू जो भी करना हो कर, हो सके तो देना, नहीं तो नहीं हो सके तो मत देना। तो मैंने धीरे धीरे सर को दिया। लगभग 5000 रुपया देने के बाद मेरा कोई रास्ता नहीं रहा, कहाँ से लाऊं कहाँ से दूं, क्योंकि इधर मेरा हाल बेहाल हो जा रहा था। तो मैंने सोचा मेरा दामाद कहीं कि वो उन्होंने हेल्प करेंगे, जो 3000 था। तो उस टाइम ऑफर भी था, साड़ी का पैकेज 8000 रुपया में मिलता था, लेकिन उस वक्त मेरा 8 लाख रुपया तरह के मेरा दिमाग में लगा था, वो 8000 रुपया। तो मैंने उनको बोला मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, जो 5000 मैंने दिया है मुझे नहीं चाहिए। उसने पूछा, दामाद ने पूछा मम्मी क्या हुआ है आपको? मैंने बोला यहाँ से पैकेज ही खरीद नहीं पा रहा हूँ, तो कहाँ से मैं बिजनेस करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, मुझे नहीं करना है। उस दिन से सर मैं नेगेटिव हो गई थी और मैंने छोड़ दिया था, भरोसा छोड़ दिया था, नहीं मुझे नहीं करना है। लेकिन बाद में जैसे कि अनिल सर आए मेरा घर में, खूब दामाद को लेके सर आके मुझे समझाए, मैडम ऐसे ऐसे आपने इतना मेहनत करके इतना रुपया दिया है, अभी बाकी रुपया से के वजह से क्यों टेंशन में पड़ी हूँ? शायद दामाद को कुछ लगा तो उसने बोला नहीं मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं, कल मैं पे कर दूंगा। तभी मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो उस टाइम कुछ यहाँ पर कोई सिस्टम का सेट सब कोई नाम भी मुझे याद नहीं रहता था। तो मेरे साथ में एक नर्स काम करती थी, वो मैडम का नाम केलेमसिया बरा था। उनके साथ मैं भी फील्ड में जाती थी, वो भी वहीं पर नर्स करती थी, मैं भी वहीं पर कम्युनिटी रिसर्च पर्सन के काम करती थी। तो मैडम को मैंने बोला मैडम ऐसे ऐसे कंपनी है, तो आप देखना चाहती हो, सुनना चाहती हो? तो उसने बोला क्या नाम है? मैंने बोला तो मुझे नाम भी याद नहीं है, क्या बोलते हैं सब ऐसे ही मुझे याद था, थोड़ा वैसे ही बताया मैंने। तो फिर मैडम ने बोला ठीक है कौन बताया है तुझे? तो मैंने बोला ऐसे ऐसे सर है, एक राजस्थान से है, अनजान व्यक्ति है। उन्होंने पहले तो उन्होंने बोला जे बाहर के लोगों को भरोसा मत करना, क्या क्या हो रहा है पता है? नहीं नहीं ऐसे वो नहीं है, बहुत अच्छे हैं, छोटे से उम्र का है, वो आए हुए हैं, और उनका तो बात छोड़ो, मेरा दामाद भी तो है, उसको तो भरोसा कर सकती हो। तो उन्होंने भी प्लान दिखाया, लेकिन मैडम को समझ में आ गया। मैडम दूसरे दिन 3 आईडी से ज्वाइन हो गई मैडम, और हमने डिसीजन लिया। तो 1-2 पेर प्लान तो दिखाना नहीं आता था, फोल्डर क्या चीज है वो भी पता नहीं आता था, ज्वाइन होना था, ज्वाइन तो हो चुके थे, अब क्या करूं? मैडम को जुड़वाया। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे कि कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो मैडम भी जुड़ के ऐसे बैठी थी, बातें करते थे। सर ने बोला आप लोग बात करो, तो हम भी लोगों से बात करते थे, तो कोई सुनना नहीं चाहते थे।
तो वैसे उसी दौरान जनवरी 22 को मोहित सर का प्रोग्राम हुआ और गुरुजी से उसी दिन मैं मिली थी। उस प्रोग्राम था 22 जनवरी 2017 का दिन था। उस दिन में सर ने बोला, अनिल सर ने बोला, मैडम तो ये गुरु हैं मेरा जो जीवन परिवर्तन करने चारों शुरुआत से आज तक जीरो से हीरो तक ले जाने वाला है मेंटर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप जहाँ भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, इन चारों के लिए एक जोरदार दिल से ताली बजाइए सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो सर नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए सर। और एक नेक्स्ट सर, एक बैक सर, एक और बैक सर। क्यों किया सर? क्यों किया सर? ठीक है, हाँ जी। तो मैंने बिजनेस में ड्रीम लगाया। जो महेश सर का जो प्रोग्राम देखा वहाँ पर सर बहुत बात बोल रहे थे, लेकिन पहले तो ध्यान नहीं दिया। उनका फैमिली का बारे में, उनका लाइफ का बारे में, अचीवमेंट का बारे में बोल रहे थे। तो हम लोग 4-5-10 लेडीज थे, लेकिन उस टाइम जाते वक्त भी एक घटना हुआ। उस दिन मेरा लाइफ में क्या क्या हुआ था सर। बच्ची को दामाद ने एक गिफ्ट किया था, फर्स्ट डिवीजन पास किया था, उसी वजह से मोबाइल एक नोकिया का सैमसंग का मोबाइल दिया था गिफ्ट। तो बच्ची भी मेरा साथ ही जा रही थी। हम लोग 10-12 थे महिला, और कोई जेंट्स नहीं था मेरा साथ, सब सारे के सारे महिलाएं थे। तो वहाँ पर जैसे ट्रेन में हम लोग मैंने यात्रा के लिए शुरुआत किया, तो उसी टाइम उसका मोबाइल भी चोरी हो गया सर। उस टाइम भी मैं नेगेटिव हो सकती थी, क्योंकि एक बच्चे के पास एक ही मोबाइल था, वो भी लगभग 6-7 दिन ही हुआ था उसको मिलने को। तो वो रोना शुरू किया। तो एक स्टेशन जाते उसको मैंने उतार दिया। तो मैंने मैडम लोग ने बोला अभी उतर जाते हैं, शुरुआत में ये बाधा हो गया, विरोध आया है, अभी नहीं जाना है। हमने नहीं इससे कुछ भी नहीं है, चलो। तो मैं अनिल सर ने फोन किया, ऐसा बात हुआ है। मैंने बोला सर को, तो सर ने बोला जाए कोई बात नहीं मैडम, एक मोबाइल तो गुम हुआ है, आप आ जाओ। तो वहाँ सर का प्रोग्राम देख के मुझे कुछ लगा जो हाँ ये सिस्टम एक बहुत मजबूत है। और उसके बाद सर जो शुरुआत मैंने किया 2024 तारीख से, और उसी दिन मेरा सौरभ सर भी आए। सौरभ सर से भी उसी दिन VBS में वहाँ मुलाकात हुआ। मोहित सर से भी मिलने को मौका मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, जानने को मिला। तो उस दिन से मैंने शुरुआत किया सिस्टम में। किंतु शुरुआत में सिस्टम तो कुछ पता नहीं होता है कैसा करना है। हम लोग धुआंधार की काम शुरू किया सर। उस दिन से काम शुरू करते ही 1-1.5 महीना बाद ही मैंने महागुरु योगेश सर ने जो टारगेट दिया हुआ था मसूरी का, वो मसूरी का टारगेट मेरा फर्स्ट हुआ। और सर नेक्स्ट कीजिए। और तो उसी दिन सर ये सबसे पहले का लाइफ है मेरा। और ये लाइफ का घर आपने देखा ही होगा, ये घर का मेरा ऐसे ही घर था। और ये मेरे हस्बैंड हैं, उनका साथ मेरा फोटो खींचा लगभग शादी का 2 साल बाद। ये फोटो है और इस दुनिया में अभी नहीं है। और ये मैं 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी का शादी हुआ है और यहाँ पर मैं हूँ। और एक अभी तो बहुत अच्छी से पढ़ाई कर रही है, छोटी भी पढ़ रही है। नेक्स्ट सर। अरे इस काम को करने का एक ही मेरा मैंने सपना था, जो कर्ज था बहुत। और मेरे जैसे मेरा फैमिली में कभी भी किसी को ना हो मेरा 2 बच्ची का जिंदगी कभी भी ऐसा ना हो जो मैंने काटा है। इसीलिए मैंने इस सिस्टम को डिसीजन लिया था सर। थैंक यू।